यूनिट 8 में परमाणु एवं नाभिक है, एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें एटम के बारे में और फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन में न्यूक्लियस मतलब नाभिक के बारे में पढ़ना है। तो एटम के बारे में वो केमिस्ट्री वाला बात सभी है और केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम ही इसमें जानना है। सबसे पहले इसमें रदरफोर्ड प्रयोग के बारे में जानना है। तो वास्तव में था क्या कि ये रदरफोर्ड के सुझाव पर यह प्रयोग किया गया था गाइगर और मॉर्टसन के द्वारा, जिसमें सोने की महीन पत्थर से अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया गया। ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके लिए सेटअप क्या था कि अल्फा कण प्राप्त करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया, इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा गया। मैंने समझिए आपकी अल्फा किरण का ये स्रोत है, सोर्स है। और यहाँ से सोना का महीन पत्थर से इसको टकराने दिया गया अल्फा किरणों का। और अल्फा को हम लोग ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं इसको। तो अल्फा कण जहां जाएगा इससे टकरा के वापस इधर जाएगा या इधर जाएगा या कहीं जाएगा, टकराने के बाद प्रकीर्णित होगा मतलब बिखरेगा। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर ये प्रदीप्त पट्टी रखते हैं कि जिस पर अल्फा कण जहां टकराएगा ना वहां चमक उत्पन्न होगा, तो जिससे होगा कि पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर अल्फा कण आया। देखिए सेटअप यही है कि यहाँ से अल्फा कण निकल के आया और यहाँ पर ये सोना के महीन पत्थर से अल्फा कण टकराया। टकराने के बाद अल्फा कण भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो गया मतलब बिखर गया। अब देखिए, इस प्रयोग के आधार पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, माने कि ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ। ये पाया गया कि अधिकांश अल्फा कण अविचलित निकल जाते हैं, बिना मुड़े हुए अनडेविएटेड निकल जाते हैं, जिससे ये पता चला कि अल्फा विकिरण कहिए या अल्फा कण कहिए, किसी चीज से नहीं टकराया, कोई चीज उसको नहीं मिला टकराने के लिए, तब तो वो सीधा सीधा निकल गया। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। फिर पाया गया कि कुछ अल्फा कण कोण से मतलब अल्फा कण विचलित होते हैं, मतलब ऐसे दूर की तरफ मुड़ते हैं ऐसे। तो अल्फा कण होता है क्या? तो अल्फा कण होता है धन आवेशित कण। हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा पर आवेश होता है +2e, मतलब ये धन आवेशित कण है अल्फा। तो कुछ अल्फा कणों के मुड़ जाने से यह पता चला, इस तरह से जो मुड़ गया तो पता चला कि नाभिक के अंदर जरूर कोई धन आवेश उपस्थित है, उसी के चलते अल्फा कण मुड़ जाता है। धनात्मक धन आवेश और धन आवेश में विकर्षण होता है, इसका मतलब मुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के अंदर जरूर कोई धन आवेशित कण उपस्थित है। तो ये जो बात का ये अंदाजा लगाया गया, निष्कर्ष निकाला गया, तो ये बोला गया कि वही धन आवेशित जो स्थान है परमाणु के अंदर वो नाभिक होगा। तो रदरफोर्ड को ही ये श्रेय जाता है नाभिक की खोज का। न्यूक्लियस के लिए रदरफोर्ड को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के बारे में एजम्पशन दिया। अब देखिए कि जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं, मतलब नाभिक के नजदीक आते हैं, तो इसमें विचलन बढ़ता जाता है, अल्फा कण ज्यादा विचलित हो जाता है। और बहुत कम अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभिक के सीध में रहता है, वो अपने पथ को दोहरा देता है, मतलब जैसे गया अल्फा कण वैसे ही ये वापस चलाया, मतलब 180 डिग्री पर ये लौट गया। अब इस आधार पर एक इसमें पद आता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर या संघट्ट प्राचल। इसका परिभाषा पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि संघट्ट प्राचल क्या होता है। तो थोड़ा सा आसानी से आप समझ जाइएगा, इस दोनों चित्र को हम सामने रखते हैं तो आप समझ जाएंगे। संघट्ट प्राचल को खाली समझ लेना है, एक लाइन का परिभाषा है। देखिए नाभिक के केंद्रीय रेखा से ये वाला लाइन एक समझिए, बीच वाला लाइन जो नाभिक से होकर गुजरता है, ये इस चित्र में यहां पर ये वाला लाइन जो नाभिक से होकर गुजरता है, और ये सब बाकी जो देख रहे हैं आप, ये सब अल्फा कण का पथ दिखा रहे हैं। तो दो रेखा हमको लेना है संघट्ट प्राचल के लिए। उन दो रेखाओं के बीच की दूरी को संघट्ट प्राचल कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। वो दो रेखा कौन सा है?
तो पहला रेखा है जो नाभिक से होकर गुजरता है वो, और दूसरा है अल्फा कण के आने की दिशा। माने जिस अल्फा कण के बारे में बात कर रहे हैं इसके आने का ये जो आप दिशा देख रहे हैं, ये जो वेग की दिशा देख रहे हैं, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा ये, और नाभिक से गुजरने वाले रेखा के बीच की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे यहाँ देखिए इस अल्फा कण के बारे में कि ये अल्फा कण यहाँ पर है, ऐसे दिखाया गया, तो प्रारंभिक वेग की दिशा ये हो गई और नाभिक से गुजरने वाला क्षैतिज रेखा ये हो गया। तो इसी दोनों के बीच का दूरी जो हो गया, मतलब इस रेखा से इस रेखा के बीच का दूरी को ही बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। या इस रेखा के लिए देखिए तो इसके लिए कि ये प्रारंभिक वेग की दिशा है और ये नाभिक से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का मान ज्यादा होगा, बी, इसको बी से डिनोट करते हैं, बी का मान अगर ज्यादा होगा, मतलब अल्फा कण अगर नाभिक से दूर रहेगा तो वो अविक्षेपित निकल जाएगा, मतलब उसके मुड़ने की संभावना कम होगी। तो वैसा अल्फा कण जिसके लिए संघट्ट प्राचल या इम्पैक्ट पैरामीटर का मान कम होगा उसको बोलेंगे, मान कम होगा वो ज्यादा विक्षेपित होगा, ज्यादा डिविएट होगा, और जिसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब संघट्ट प्राचल का मान अधिक होगा वो कम विक्षेपित होगा। जैसे हम लाइन दो खींच के दिखाते हैं, इस बात को और थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए एक नाभिक से होकर गुजरने वाला, फिर से खींचते हैं, नाभिक से होकर गुजरने वाला क्षैतिज रेखा एक ये हो गया, और मान लीजिए कि अल्फा कण के प्रारंभिक वेग का दिशा ये दिखा रहे हैं, तो इसी दोनों के बीच का दूरी हो गया, इसी दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर ये दोनों के बीच का दूरी कम होगा, मतलब ये कि ऊपर वाला जो लाइन खींचे हैं अगर ये नजदीक होगा, तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर का मान हम लोग कम कर रहे हैं, संघट्ट प्राचल का मान हम लोग कम कर रहे हैं, तब होगा क्या, तो अल्फा कण में मुड़ने की प्रवृत्ति होगी। यहाँ के बाद अल्फा कण क्या होगा कि ऐसे मुड़ जाएगा। तो दो रेखा के बीच की दूरी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। पहला लाइन हुआ जो नाभिक से गुजरता है वो रेखा, और दूसरा जो अल्फा कण हम टकराते हैं, तो कोई भी आप अल्फा कण ले सकते हैं, तो इस दोनों रेखा के बीच की लंबवत दूरी को ही बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इस दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, मतलब अल्फा कण नाभिक से दूरी पर रहेगा, तो वो कम मुड़ेगा, और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का मान मतलब संघट्ट प्राचल मान का मान कम होगा, मतलब नाभिक के नजदीक अगर अल्फा कण रहेगा तो वो ज्यादा मुड़ेगा। यही है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इस आधार पर मतलब रदरफोर्ड के इस और या गाइगर मार्टसन के ये इस आधार पर हम लोग नाभिक के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे अनुमान लगा सकते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग एक बात पढ़े थे कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी अगर r हो, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हम लोग लिखते हैं Q1 Q2, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। एक बार फिर सुन लीजिए कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 इसके बीच की दूरी r अगर है, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं U इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, जहाँ Q1 Q2 आवेश है। अगर Q1 Q2 में कोई एक प्लस है तो प्लस लिखाएगा, अगर कोई माइनस है तो माइनस लिखाएगा। इसका यूज क्या है यहाँ पर वो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर समझने के लिए। देखिए गाइगर मार्टसन प्रयोग में जो था बात, उससे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक पहले हम लोग नाभिक बनाते हैं, मतलब परमाणु बनाते हैं ऐसे, और एक नाभिक बनाएंगे। अब देखिए अल्फा कण के जो आने का बात है, हम उस अल्फा कण का बात कर रहे हैं जो आ करके अपने पथ को दोहरा देता है, मतलब रिट्रेस करता है। जैसे आया उसी तरह से अल्फा कण वापस लौट गया। लौटने वाला कण को भी दिखा रहे हैं, देखिए ये ऐसे गया और अपने पथ को दोहरा दिया इस तरह से, मतलब डबल एरो हो गया। लाइन सीधा नहीं बना है तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सीधा है लाइन, ये ऐसे गया
और इसी तरह से ये लौट गया। अब देखिए होता क्या है कि अल्फा कण जब यहाँ से चलना शुरू किया, अल्फा कण का जो आप टकराए सोने की महीन पत्थर से, ये नाभिक है, ये परमाणु दिखाएं तो ये नाभिक में धन आवेश रहता है, इसी के चलते ना अल्फा कण पर भी धन आवेश रहता है, इसी के चलते ये ऐसे मुड़ जाता है। जो अल्फा कण ऐसे दूरी पर रहता है वो ऐसे मुड़ जाता है, और जो बहुत नजदीक रहता है वो अपने पथ को दोहरा देता है। कुछ अल्फा कण सीधे सीधे निकल जाता है ऐसे। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस अल्फा कण के बारे में देखिए कि इस अल्फा कण जो अपने पथ को दोहरा दिया, यहां से अल्फा कण चलना शुरू किया और यहां से फिर ये वापस लौट गया। लौटने के ठीक पहले ये जरा सा रुकेगा यहाँ पर। कैसे किसी गेंद को आप फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो गेंद ऊपर जाता है, महत्तम ऊंचाई पर थोड़ा सा विराम में आता है, फिर वापस लौट जाता है। ठीक उसी तरह से अल्फा कण यहाँ से चलना शुरू किया, इसका वेग धीरे धीरे घटता गया। क्यों? क्योंकि नाभिक इसको विकर्षित कर रहा था, तो यहाँ पर आके ये रुक जाता है। समझिएगा बात कि यहाँ से अल्फा कण को आप चलाए थे, तो अल्फा कण का जो गतिज ऊर्जा था, मतलब अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को लिखें 12mv², और ये बराबर हो गया किसके? तो जब ये नाभिक के सबसे नजदीक पहुंचा तो यहाँ पर एक क्षण के लिए रुक गया, तो इस स्थिति में नाभिक और अल्फा कण के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगा, तो ये अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल गया। क्या हुआ कि यहाँ से चलने वाला अल्फा कण की गतिज ऊर्जा जब अल्फा कण रुक गया यहाँ पर आके, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। जैसे ऐसा बात हो गया कि जमीन से आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो जमीन पर क्या होता है कि गेंद में गतिज ऊर्जा रहता है, और जब ये महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है तो यही गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो अल्फा कण के साथ भी यही बात हुआ। जमीन से आप गेंद को हाथ में लिए और ऊपर की तरफ फेंके, सीधे ऊपर। तो जिस समय आप फेंके उस समय गेंद में गतिज ऊर्जा थी, और वही गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, गेंद का वेग धीरे धीरे घटता जाता है, और महत्तम ऊंचाई पर वही गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम इसका अगर स्थितिज ऊर्जा लिखें अल्फा कण का, तो इसमें एक अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना? तो +2e। और नाभिक में कितना आवेश? तो नाभिक का परमाणु संख्या अगर किसी उस परमाणु का परमाणु संख्या अगर Z है, इसका मतलब इसमें Z प्रोटॉन होगा और Z इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश? तो एक प्रोटॉन पर +e आवेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो Z अगर परमाणु संख्या है तो उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन? तो Z प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पर E आवेश, तो Z प्रोटॉन पर कितना आवेश? तो Ze आवेश प्लस Ze, ये नाभिक का आवेश हो गया। Q बराबर Ne से लिखें इसको। चलिए, तो अल्फा पर आवेश हो गया +2e और नाभिक पर आवेश हो गया +Ze, और दोनों के बीच की दूरी क्या हुई? तो जहां पर ये रुक गया, यहां से इसके बीच की दूरी मतलब क्या लिखते हैं? तो Q1 Q2। तो एक आवेश हो गया 2e +2e, दूसरा हो गया +Ze, दोनों प्लस ही था, बटा 4πε0 r। तो इससे हम लोग r निकाल सकते हैं। तो r का एक फॉर्मूला हो गया कितना? तो यहाँ देखिए 2z, यहाँ दो, ये दो भी, ये वाला 2 भी इधर चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया। तो लिख सकते हैं 4ze², कुछ विशेष नहीं है, 4 हो गया 4ze² बटा, तो बटा में 4πε0 और mv²। m क्या है? तो m है अल्फा कण का द्रव्यमान, और v क्या है? तो अल्फा कण का वेग है। तो इस आधार पर हम लोग नाभिक के त्रिज्या का अनुमान लगाते हैं। तो रदरफोर्ड का गाइगर और मॉर्टसन का प्रयोग यही था कि सोने के महीन पत्थर से टकराया गया। इस प्रयोग की मुख्य उपलब्धि थी नाभिक की खोज कि इस आधार पर यह पता लगा, रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक में धन आवेशित कण होता है, जिसको हम लोग धन आवेशित स्थान होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड का यह भी कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमती है। अब इसमें एक बात है
कि इससे तो हम लोग इसका परमाणु के नाभिक का त्रिज्या निकाल लिए। आप इम्पैक्ट पैरामीटर समझें कि क्या हुआ। अब देखिए कि इसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का क्लासिकल थ्योरी क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण वृत्तीय पथ पर घूमता है, वृत्तीय पथ पर घूमने से क्या होगा कि इसमें त्वरण होगा। देखिए वेग का दिशा हमेशा बदलता जाएगा, इधर वेग इधर है, ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा खींच कर दिशा दिखाते हैं। तो अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसका वेग बदलते रहता है। तो वेग के बदलने से क्या हुआ, इसमें त्वरण हुआ। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था कि अगर कोई आवेशित कण त्वरित हो, त्वरण में हो, तो आप पढ़े भी ऐसे यूनिट 1 में कि आवेशित कण अगर त्वरित गति करता हो तो इससे विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलने का मतलब हुआ कि इससे ऊर्जा की हानि होती है। तो ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड का ये भी कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए इस आधार पर एक चीज आया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसकी कक्षा मतलब उसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि ये ऊर्जा का विकिरण करेगा चारों तरफ। अगर घूमेगा तो इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे इसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। मतलब रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था वो स्थायी नहीं था, स्टेबल नहीं था, ये इसका दोष हो गया। और फिर रदरफोर्ड मॉडल से स्पेक्ट्रल लाइंस की, स्पेक्ट्रमी रेखा की व्याख्या नहीं हो सकी, स्पेक्ट्रल लाइंस का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सका। अब देखिए इसके बाद हम लोग बोर मॉडल पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानिए एक चीज को, वो ये है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता था, परमाणु का ही थॉमसन मॉडल है। तो थॉमसन मॉडल क्या कहता था कि परमाणु में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ऐसा नहीं होता है। कि इसमें ऐसा होता है कि परमाणु में समझिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे हुए रहते हैं किसी परमाणु में, जैसे तारबूज का बीज, ये वाटरमेलन देख रहे हैं आप, जिसमें बीज देख रहे हैं जैसे जैसे बीच बीच में फंसा हुआ है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में फंसे हुए रहते हैं बीच बीच में। मैंने इसमें घूमने जैसा बात नहीं था, पहले शुरू का थ्योरी था ये। जैसे रदरफोर्ड का कहना था ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो थॉमसन मॉडल का ये कहना था कि इसमें नहीं, कि धनावेश और ऋणावेश एक समान रूप से फैले हुए रहते हैं किसी परमाणु में। तो ये थ्योरी खाली आपको जानना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं कि बोर मॉडल के आधार पर कि कैसे हम लोग त्रिज्या का व्यंजक निकालेंगे किसी हाइड्रोजन सदृश परमाणु में। बोर मॉडल के आधार पर उसकी त्रिज्या या एनवी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निकालेंगे। उसके लिए ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बात हम आपको ऐसे बता दें कि बोर मॉडल का कुछ संकल्पना था, मतलब पोस्टुलेट था। बोर मॉडल का ये माना गया, जैसे रदरफोर्ड के अनुसार था कि नाभिक का मॉडल तो अस्थायी हो गया, कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसकी कक्षा धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, मतलब वो फाइनली न्यूक्लियस में आ जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो गया। तो बोर का कहना था ये कि बोर का ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही रह सकता है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब स्थिर ऊर्जा वाले कक्षा का सिद्धांत। क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ही कक्षाओं में घूमता है जिसकी ऊर्जा अचल रहती है। एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। दूसरा बात यह हुआ कि किसी अपनी कक्षा में घूमते, बोर मॉडल के अनुसार ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हुआ कि अपनी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोणीय संवेग h/2π का गुणज होता है। कोणीय संवेग किसको बोलते हैं? तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मतलब कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है? तो मोमेंट, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग mv, और इसका मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट होता है दूरी से गुना करना। तो mv इंटू r को ही बोलते हैं कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। इसको कैपिटल L से भी डिनोट करते हैं। तो बोर का यह कहना था कि अपनी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, मतलब एंगुलर मोमेंटम h/2π का गुणज होता है। तो इसको लिखते हैं mvr = nh/2π।
तो इस बेसिस पर हम लोग देखिए हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए उसकी त्रिज्या का व्यंजक निकालेंगे। त्रिज्या का व्यंजक निकालने में बिल्कुल ये मैथमेटिकल है, और अब ध्यान से देखिए, आप तुरंत इस बात को समझ जाएंगे, मतलब आप सीख जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है। देखिए इसमें क्या करना रहता है। ये एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु लिए। हाइड्रोजन सदृश परमाणु कहने का मतलब, हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लीजिए अगर इसकी परमाणु संख्या Z है, तो Z परमाणु कहने का मतलब हो गया बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहना है। तो Z परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या Z हो गई, तो आवेश कितना हो गया, तो Z इंटू ई। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन पर आवेश हो गया प्लस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर ये जो घूमता है इसके चारों तरफ, तो नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब विद्युत आकर्षण का बल लगता है, और यही इसके घूमने में सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर होता है, मतलब आवश्यक अभिकेंद्र बल यही प्रदान करता है। तो दो आवेश, एक Ze हो गया और एक E हो गया, इस दोनों के बीच कितना बल लगेगा, तो बल हो गया F बराबर, जो कूलम के नियम से पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो Q1 में लिखेंगे Ze, एक नाभिक आवेश, और Q2 में लिखेंगे E, और बटा में दोनों के बीच की दूरी r²। तो ये जो बल आप देख रहे हैं, यही आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, मतलब ये हो गया Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² इज इक्वल टू, अभिकेंद्र बल का मतलब हो गया mv²/r। एक समीकरण यहां से आ गया। क्या बोले इसमें कि नाभिक में उपस्थित धन आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत स्थैतिक बल लगता है, यही बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो एक समीकरण लिख दिए इससे, ये कूलम का नियम से हम लोग बल लिखें और बराबर mv²/r कर दिए। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, तो जनरली वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को यूज नहीं करते हैं, जनरली का बात कर रहे हैं। अगर सीजीएस सिस्टम में आप पढ़े होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 1 लिखा जाता है, एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। तो ये बल तो आप समझते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², और यही बराबर mv²/r, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, तो दूसरा समीकरण वही बोर के पोस्टुलेट से बनेगा, क्या कि अपनी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई। mvr कोणीय संवेग हो गया, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या, h प्लांक नियतांक है, 2 और पाई समझते हैं आप। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 कैसे आया, खाली ये ध्यान रखना है। समीकरण 2 कैसे आया ये ध्यान रखना, यही दो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि कूलम्ब नियम से हम लोग और अभिकेंद्र बल से समीकरण 1 प्राप्त कर लिए, और बोर्ड मॉडल के आधार पर हम लोग समीकरण 2 प्राप्त कर लिए, mvr बराबर nh/2 पाई। अब इस आधार पर हम लोग सिंपल सा रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट ये था कि दोनों समीकरण को खाली हल कर देना है, हल करके हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक मिनट, ये ना नया बोर्ड लगा दिया और फोटो ले आए। देखिए, और कैलकुलेशन में कोई मुश्किल चीज नहीं है। पहला आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² बराबर mv²/r, समीकरण 1। इससे हम r का मान लिख दिए, तो r बराबर कितना, एक ठो r स्क्वायर था और ये r था, तो एक ठो r स्क्वायर से कट गया। इस r का मान लिख दिए, r को इधर ले गए, तो r बराबर हो गया Ze²/4 पाई एप्सिलॉन 0 mv²। समीकरण 2 यहाँ लिख रहे हैं। चलिए, एक हो गया ये। और बोर का मॉडल क्या कहता था कि mvr बराबर nh/2 पाई। इससे हम लोग v लिख दिए, v का मान निकाल लिए, v बराबर हो गया nh/2 पाई mr, समीकरण नंबर 3। आप ऐसे समझिए कि एक समीकरण आपके पास आया mv²/r वाला, अभिकेंद्र बल वाला, कूलम्ब का नियम और अभिकेंद्र बल से एक समीकरण आया, और दूसरा आ गया mvr बराबर nh/2 पाई से, समीकरण 1 और समीकरण 2। आप ये कर सकते हैं, जो हम किए हैं वो बता रहे हैं, कि हम लोग इससे v का मान जो निकाले हैं, v बराबर लिख दिया ना nh/2 पाई mr,
इस v का मान इसमें रख दिए, यहाँ पर पुट कर दिए तो r का मान निकल गया। यही प्रोसेस है, बिल्कुल आसान है। एक समीकरण ऐसे लिख दिए, कूलम का नियम बराबर mv² बटा r, और दूसरा इक्वेशन mvr बराबर nh बटा 2 समीकरण इससे मतलब mvr बराबर nh बटा 2 से v का मान निकाले। हमको त्रिज्या का व्यंजक निकालना था इसमें, तो यहाँ से v निकाल करके इसमें पुट कर दिए यहाँ v का मान, तो r का मान देखिए v का मान यहाँ बैठा दिए, r बराबर ZE², r बराबर ZE² बटा 4πε0, mv² था तो ZE² बटा 4πε0m। अब v के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, बस जो कटता था काट दिए, r का मान निकल गया ये। अब इसमें n का मान छोड़ करके बाकी सब का मान तो फिक्स है। h का मान जानते हैं, ε0 का मान जानते हैं, पाई का मान जानते हैं, m जानते हैं, z जानते हैं, e जानते हैं, ये सब का मान पुट कर दिए। और ये हाइड्रोजन एटम अगर है तो z का मान 1 रख देंगे, परमाणु संख्या। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन सदृश परमाणु कहने का मतलब कि z का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे He+, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, लेकिन He+ कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दिया, तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बच गया। Li++, Be+++, ध्यान रखिएगा He के लिए z बराबर 2, Li के लिए 3, Be के लिए Be3+ है यहाँ पे, इसके लिए z बराबर 3, इससे ज्यादा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो R का जनरल फार्मूला हो गया n² बटा h इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, इसी को याद रखिएगा। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए उपयोग करते हैं तो z का मान 1 लेंगे, तो z 1 लेंगे तो R बराबर हो जाएगा 0.53 इंटू n², और अगर पहली कक्षा लेंगे तो n बराबर 1। तो अगर आप n का मान 1 लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए और पहली कक्षा की त्रिज्या अगर आप निकालते हैं तो ये 0.53 एंगस्ट्रम आएगा, इसको बोलते हैं बोर रेडियस। तो ये समीकरण निकालने के लिए आपको आना चाहिए। ज्यादा लंबा देखने में एक पेज है, समीकरण खाली आप समझ जाइएगा कि पहला समीकरण हम लोग लिख देते हैं कूलम्बीय बल बराबर mv² बटा r, दूसरा लिखते हैं mvr बराबर nh बटा 2 इस वाले से हम लोग v का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 1 में पुट कर मतलब इसमें पुट कर देते हैं, तो r का मान निकल जाता है। अब रह गया बाद v निकालने का, वेग निकालने के लिए तो कुछ नहीं, यही वाला r का मान, इसी से r का मान निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो वेग निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसको पढ़ेंगे।